नमस्कार साथियों, पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की क्लासेस ले रहे हैं। इन क्लासेस में हमने अब तक अध्याय 1 और अध्याय 2 की क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। अध्याय 1 और अध्याय 2 से संबंधित एमसीक्यू का वीडियो भी अपलोड हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। हमने पिछली क्लास में अध्याय 3 का पहला पार्ट धारा 51 से लेकर धारा 58 तक पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में अध्याय 3 की दूसरी व आखिरी क्लास होगी। इसमें धारा 59 से लेकर धारा 66 तक को हम पढ़ेंगे। तो आज की पहली धारा है धारा 59। धारा 59 में बताया गया है कि वार्ड समिति और नगर पालिका समितियां नगर पालिका के निर्देशों के अनुरूप कार्य करेंगे। यानी कि धारा 54 में जिन वार्ड समिति की हमने चर्चा की थी और धारा 55 में जिन नगर पालिका समितियों की चर्चा की थी, वो दोनों समितियां नगर पालिका के अनुदेश के अनुरूप ही कार्य करेंगे। अगला पॉइंट है कि समितियां नगर पालिका निधि में से तब तक व्यय नहीं कर सकती जब तक नगर पालिका द्वारा पारित बजट में अनुमोदन ना हो। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि जो वार्ड समिति और नगर पालिका समिति है, वह किसी कार्य हेतु पैसा खर्च करना चाहती हैं तो वह नगर पालिका निधि में से उस रुपए को खर्च नहीं कर सकती जब तक नगर पालिका द्वारा पारित बजट में अनुमोदन न हो। यानी नगर पालिका जब बजट पारित करे और उस बजट में समितियों के लिए अलग से फंड या उस कार्य के लिए जो समिति द्वारा किया जाने वाला है उसके लिए फंड निर्धारित करेगी, तभी समितियां उस निधि को व्यय कर सकती हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा, नगर पालिका किसी भी समय समितियों से या किसी मामले में विवरण, लेखा, रिपोर्ट आदि मांग सकती हैं और समितियों को भी अविलंब जानकारी देनी होगी। इसका अर्थ यह है कि समितियां जिन कार्यों को कर रही है उन कार्यों से संबंधित मामलों पर नगर पालिका कभी भी रिपोर्ट मांग सकती है, उनका विवरण मांग सकती है और उन समितियों को भी तुरंत जानकारी नगर पालिका को देनी होगी। अगला पॉइंट हो जाएगा, नगर पालिका के नियमानुसार समिति द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प का नगर पालिका पुनरीक्षण कर सकती है। यानी कि मान लीजिए कोई संकल्प या आदेश समितियों द्वारा पारित किया गया है तो नगर पालिका चाहे तो उस संकल्प को या उस आदेश को या उनके किसी कार्य को पुनरीक्षण कर सकती है, उसको देख सकती है क्या वह कार्य नगर पालिका के नियमों के अनुरूप है या नहीं। अगली धारा है धारा 60। धारा 60 में वार्ड समिति के कार्य बताए गए हैं। तो वार्ड समिति के कार्य ठोस कचरे के प्रबंधन में सहायता करना, स्वच्छता कार्य में पर्यवेक्षण में सहायता, वार्ड के विकास की स्कीम तैयार करना, वार्ड के लोगों और वर्गों में सामंजस्य और एकता को प्रोत्साहित करना, सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम में स्वैच्छिक श्रम और धन जुटाना, सांस्कृतिक खेलकूद गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना और उद्यान, स्ट्रीट लाइट का रखरखाव करना। धारा 54 में जिन वार्ड समितियों की हमने चर्चा की थी उन वार्ड समितियों के कार्य हो जाएंगे कि वार्ड के अंदर या जिन वार्डों को मिलाकर वह वार्ड समिति बनाई गई है तो वह समिति उन वार्डों में ठोस कचरे के प्रबंधन में सहायता करेगी। वह बताएगी कि कचरे का किस प्रकार प्रबंधन किया जाए और उससे संबंधित सुझाव भी देगी। इसी प्रकार स्वच्छता कार्य चल रहा है यदि उन वार्डों में तो वह उनकी निगरानी कर सकती है और अपने सुझाव दे सकती है। और उन वार्डों के विकास की अगर कोई स्कीम तैयार की जा रही है तो उसमें वह सहायता कर सकती है वार्ड समिति और प्रोत्साहित भी कर सकती है। वार्ड समिति का एक कार्य यह भी होगा कि वह वार्ड के विभिन्न लोगों और विभिन्न समाज और वर्गों के लोगों में सामंजस्य और एकता को प्रोत्साहित करे। वार्ड समिति का अगला कार्य हो जाएगा कि जो सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम हैं उनमें वह स्वैच्छिक श्रम और धन जुटाए। इसको आप इस प्रकार उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे आपके नगर पालिका क्षेत्र में यदि कोई कुआं, यदि कोई बावड़ी या तालाब या सरोवर है जहाँ बहुत काई जमा हो चुकी है, गंदगी है, तो वार्ड समितियां उस पर संज्ञान लेकर वार्ड के लोगों को प्रेरित कर कर उनसे स्वैच्छिक श्रम और धन जुटा सकती हैं उसकी सफाई इत्यादि के लिए। आपने कई उदाहरण देखे भी होंगे कि कई बार आम जनता द्वारा
एक साथ स्वैच्छिक श्रम किया जाता है और बावड़ियों इत्यादियों की सफाई की जाती है और वार्ड समितियों द्वारा कई बार सामाजिक कल्याण के लिए धन भी जुटाया जा सकता है। वार्ड समिति अपने वार्डों में सांस्कृतिक व खेलकूद प्रतियोगिताओं, गतिविधियों आदि को भी प्रोत्साहित कर सकती है। वार्ड समिति का एक कार्य यह भी हो जाएगा कि वह उद्यान जो वार्ड में है उनका रखरखाव पे ध्यान दे और स्ट्रीट लाइट इत्यादि के रखरखाव में ध्यान दे सकती है। अगली धारा हम देखेंगे धारा 61। धारा 61 में बताया गया है नगर पालिका द्वारा वह कार्य समितियों को प्रत्यायोजित किए जाएंगे जो धारा 55, 157 और 158 में दिए गए नियमों के प्रतिकूल ना हो। हमने धारा 55 में पढ़ा था कि उसमें समितियों के बारे में उल्लेख किया गया है और समितियों से संबंधित नियमों को दिया गया है। इसी प्रकार धारा 157 और 158 में भी समितियों से रिलेटेड अधिनियम दिए गए होंगे। तो नगर पालिका समितियों को ऐसे कार्य सौंपेगी, ऐसे कार्यों को प्रत्यायोजित करेगी जो इन अधिनियमों के नियमों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। तो नगर पालिका ऐसे कार्यों को प्रत्यायोजित करेगी जो धारा 55, 157 और 158 में दिए गए नियमों के विरुद्ध या प्रतिकूल ना हो। अगला पॉइंट हो जाएगा समिति के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए और उपाध्यक्ष पद भी ना हो तो नगर पालिका नियम अनुसार किसी नगर पालिका सदस्य को कार्यभार सौंपेगी। यदि किसी समिति के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है और वहां उपाध्यक्ष भी ना हो तो नगर पालिका नियम के अनुसार किसी नगर पालिका सदस्य को उसका अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है और कार्यभार सौंप सकती है। नोट डाल लीजिएगा आप एक कि आरक्षित पद के लिए आरक्षित सदस्य को ही कार्यभार सौंपेंगे। हमने यह पॉइंट पहले भी देखा है कि अगर पद आरक्षित है तो उसके लिए आरक्षित उम्मीदवार को ही कार्यभार सौंपा जाएगा। अगली धारा है धारा 62। सदस्यों की निर्भरता के कारण कार्यवाही दूषित नहीं होगी। इसको हम नीचे दिए गए पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे। पहला पॉइंट है नगर पालिका तथा समिति के सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की निर्भरता से कार्य या कार्यवाही दूषित नहीं समझी जाएगी। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि नगर पालिका हो या समिति हो, दोनों को कोई सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं, उनको किसी कारणवश निर्योग्य घोषित कर दिया जाता है तो उनके द्वारा जो कार्य और कार्यवाहियां की गई हैं उनको समाप्त नहीं माना जाएगा, वह विधिवत रूप से संचालित होती रहेंगी। अर्थात कार्य और कार्यवाही को दूषित नहीं समझा जाएगा। अगला पॉइंट है, इसके माध्यम से भी आप समझिए इस चीज को कि यदि किसी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य का निर्वाचन याचिका के तहत निर्वाचन रद्द हो जाए तो वह कार्य करना बंद कर देगा, परंतु उसके द्वारा किए गए कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे। इसका अर्थ भी यही हो जाएगा कि कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष या सदस्य है जिसका निर्वाचन याचिका के कारण निर्वाचन रद्द हो जाता है तो वह कार्य करना तुरंत बंद कर देगा, अर्थात अपने पद से त्याग पत्र दे देगा। लेकिन उसके द्वारा जो कार्य किए गए हैं या जिन कार्यों को संचालित किया गया है उस पद त्यागने से पहले वह चालू रहेंगे, उन कामों को बंद नहीं किया जाएगा। अगली धारा हम पढ़ेंगे धारा 63। धारा 63 में बताया गया है नगर पालिका द्वारा उपगत समस्त खर्चों के लिए नगर पालिका निधि दायी होना, यानी नगर पालिका के जितने भी कार्य हैं या उसके द्वारा जो भी कार्य कराए जाते हैं वह सब नगर पालिका निधि से किए जाएंगे, यानी नगर पालिका का जो फंड होगा उस रुपए से ही कार्य किए जाएंगे। इसमें पहला पॉइंट है अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य नगर पालिका द्वारा किसी संविदा या करार के संबंध में व्यय के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा, बल्कि नगर पालिका निधि से व्यय किया जाएगा। इस पॉइंट का अर्थ ये हो जाएगा कि नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य अगर उनके द्वारा नगर पालिका का कोई संविदा या करार के संबंध में कोई काम चल रहा है, कहीं संविदा के आधार पर वह काम करा रहे हैं या किसी एग्रीमेंट के तहत वो कार्य करा रहे हैं या XYZ कोई भी कार्य नगर पालिका के द्वारा किया जाता है
और नगर पालिका के द्वारा किया जा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य ही उठा रहे होंगे, यही लोग कार्य कर रहे होंगे। तो जो खर्चा आएगा उस कार्य को कराने के लिए, उस खर्चे को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य नहीं देंगे, बल्कि वह खर्चा नगर पालिका का जो फंड है, नगर पालिका की जो निधि है, उसमें से खर्च किया जाएगा। यही इस पॉइंट का अर्थ है कि व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा, बल्कि नगर पालिका निधि से व्यय किया जाएगा। अगला पॉइंट है प्रत्येक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य जो नगर पालिका की संपत्ति या धन का दुरुपयोग में पक्षकार है तथा धन संपत्ति की हानि या दुर्व्यय जो उसके अवचार के कारण हुआ है, दायी होगा। इसका अर्थ भी यह हो जाएगा कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य यदि नगर पालिका की संपत्ति और धन का दुरुपयोग करते हैं, उस धन और संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं और गलत तरीके से उस धन को खर्च करते हैं, तो उनके इस गलत व्यवहार और अवचार के वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। अगला पॉइंट भी इससे बिल्कुल संबंधित है। इसमें अधिकारियों को सम्मिलित और कर लिया गया है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य या अन्य अधिकारी जिन्हें कार्यपालक शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, यानी नगर पालिका के अधीन जो कार्यपालक शक्तियां आती हैं, जिन जिन अधिकारियों को और जिन जिन सदस्यों को कार्यपालक शक्तियां दी गई हैं, वह ऐसी हानि, दुर्व्यय के लिए दायी होगा जो उनकी अपेक्षा का सीधा परिणाम हो या उसके अवचार के कारण हुआ हो। इसका अर्थ हो जाएगा कि कोई भी ऐसी हानि और दुर्व्यय के लिए वह जिम्मेदार होंगे जो उनकी उपेक्षा का सीधा परिणाम हो। उपेक्षा से अर्थ है कि उन्होंने अपने कर्तव्य में ढील दी हो, कर्तव्य का पालन सही ढंग से नहीं किया हो गया हो, अपनी जिम्मेदारी की उपेक्षा की हो और उनके अवचार के कारण हुआ हो। अगला पॉइंट भी सेम इसी के तरह है, जिसमें कुछ अधिकारियों को भी शामिल किया गया है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या अन्य अधिकारी जिन्हें कार्यपालक शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, ऐसी हानि और दुर्व्यय के लिए जिम्मेदार या दायी होंगे जो उनकी उपेक्षा का सीधा परिणाम है या उसके अवचार के कारण हुआ है। इसमें यही लिखा है कि अधिकारी और सदस्य जिनकी कर्तव्य उपेक्षा के कारण, कर्तव्य का सही ढंग से पालन नहीं करने के कारण और अवचार के कारण कोई हानि या दुर्व्यय हुआ है, तो वह उसके लिए दायी होंगे। अगली धारा है धारा 64। इस धारा को पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर इसको एक बार समझेंगे। नगर पालिका पदाधिकारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना, यानी नगर पालिका के जो भी पदाधिकारी होंगे वो नगर पालिका के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में किसी भी प्रकार का हित नहीं रखेंगे। इसको नीचे पॉइंट में बताया गया है, जिसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। कोई भी व्यक्ति जो नगर पालिका की संविदा या किसी कार्य नियोजन में नगर पालिका अधिकारी या कर्मचारी से भिन्न हैसियत से स्वयं या अपने भागीदार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हिस्सा या हित रखता हो, तो नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई का भागी होगा। इस धारा में यह बताया गया है कि नगर पालिका का कर्मचारी या कोई अधिकारी है और नगर पालिका का कोई कार्य चल रहा है, यदि उस कार्य में वह नगर पालिका अधिकारी और कर्मचारी की हैसियत से शामिल होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन नगर पालिका के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में वह अधिकारी यदि स्वयं या अपने किसी भागीदार द्वारा गलत तरीके से उस कार्य में फायदा निकालता है, अपना हित साधता है, तो वह नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई का भागी होगा। जैसे आपने न्यूज में सुना भी होगा कि कई बार अधिकारी नगर पालिका कार्यों जो चल रहे होते हैं उनके लिए जो माल सप्लाई होता है वह अपने किसी रिश्तेदार की दुकान से करवा देते हैं। तो इस प्रकार की गलत नीति से यदि वह कार्य करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। अगली धारा है 65। इसको भी पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको समझने का प्रयास करेंगे। नगर पालिका के साथ किसी संविदा आदि में हित रखने वाले सदस्य अधिकारी के लिए शास्ति, शास्ति शब्द का इंग्लिश हो जाएगा पेनल्टी, अर्थात इस धारा में संविदा में हित रखने वाले नगर पालिका के सदस्यों और अधिकारियों के लिए
क्या पेनल्टी की व्यवस्था की गई है उसके बारे में बताया गया है। पहले पॉइंट में नगर पालिका के सदस्यों के लिए पेनल्टी के बारे में बात की गई है। इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर समझने का प्रयास करेंगे। नगर पालिका का सदस्य नगर पालिका की संविदा या नियोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा हिस्सा या हित जानबूझकर अर्जित करता है जो ऐसा हित नहीं हो जो धारा 24 के अधीन निर्हरता सिद्ध करता हो, तो किसी दंड न्यायालय के समक्ष दोष सिद्धि पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। अब इस पॉइंट को इस प्रकार समझिए कि नगर पालिका का कोई भी सदस्य है, वह किसी संविदा में या नगर पालिका के किसी कार्य में गलत तरीके से उसका फायदा उठाता है। जैसे कई बार टेंडर अपने रिश्तेदारों को दे दिए जाते हैं, या माल की सप्लाई अपने रिश्तेदारों के यहाँ से होती है या उनके स्वयं के यहाँ से होती है, उनके किसी परिवारजन के सहयोग से माल आ रहा होता है। तो इस प्रकार की गलत तरीके से अगर वो काम करते हैं तो उन पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। एक पॉइंट हम यहाँ समझ लेते हैं, जो ऐसा हित नहीं हो जो धारा 24 के अधीन निर्हरता सिद्ध करता हो। धारा 24 के अंदर हमने सदस्यों की निर्हरता अर्थात निर्योग्यताओं के बारे में पढ़ा था। यदि वह हित जिस हित को वह प्राप्त कर रहा है धारा 24 के अंदर दिया गया है और उस हित को प्राप्त करने से वह निर्योग्य होगा तो उसकी निर्योग्यता घोषित कर दी जाएगी। यदि वह हित ऐसा है जो धारा 24 के अधीन नहीं आता और उस हित को वह अर्जित कर रहा है तो न्यायालय के समक्ष दोष सिद्धि पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। अगला पॉइंट है, इस पॉइंट में नगर पालिका के अधिकारियों के लिए पेनल्टी के बारे में बात की गई है। नगर पालिका का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नगर पालिका के नियोजन से हित अर्जित करता है तो न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि पर 5,000 रुपये का जुर्माना व अनुशासनिक कार्रवाई होगी। यदि नगर पालिका का कोई अधिकारी इस प्रकार की गड़बड़ करता है, हित अर्जित करता है, तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा, साथ में अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी। अगली धारा है धारा 66। यह अध्याय 3 की आखिरी धारा है। इस धारा में बताया गया है कि सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे। इसको इस पॉइंट से समझ सकते हैं कि नगर पालिका के प्रत्येक सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी तथा नगर पालिका कर के उद्ग्रहण के पट्टेदार तथा पट्टेदार के प्रत्येक कर्मचारी को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के तहत लोक सेवक समझा जाएगा। इस पॉइंट का अर्थ यही हो जाएगा कि नगर पालिका के जो भी सदस्य हैं, कर्मचारी हैं, जो भी नगर पालिका के अधिकारी हैं तथा नगर पालिका जिस टैक्स को लेता है उस टैक्स के लिए जो पट्टेदार व्यक्ति निश्चित किया गया है तो वह पट्टेदार व्यक्ति और उस पट्टेदार व्यक्ति का स्टाफ यानी उस पट्टेदार व्यक्ति के जो भी कर्मचारी होंगे वह सभी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। धारा 66 के अंदर इतना ही दिया गया था। इस प्रकार अध्याय 3 जिसकी एक क्लास हमने कल कर ली थी और यह उसकी दूसरी और आखिरी क्लास थी, समाप्त होती है। हमने अब तक अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 की कंप्लीट क्लासेस कर ली हैं। कल की क्लास में हम अध्याय 3 के MCQ प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद हम आगे का अध्याय करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए और पथिक एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।